जिंदल, नेहरू का प्रॉमिस आज पूरा हो रहा है। बीच में आपको पहले ही बताया, प्रकाश करात हो या अशोक गहलोत हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, सबने चिट्ठियां लिखकर मांगा ये कानून ताकि शरणार्थियों के साथ इंसाफ हो सके। आज ऐसा क्या हुआ? आपको टाइमिंग में दिक्कत थी, वो 4 साल पहले भी थी, आज भी है। ध्रुवीकरण का जो आपका आरोप था वो पहले भी था, आज भी है। ध्रुवीकरण कहां से हो गया जब किसी को कुछ नहीं छेड़ता, शरणार्थियों को सिर्फ नागरिक बनाता है? तो ध्रुवीकरण कहां से हो गया? आज देश की जनता को समझा तो दीजिए। जी नमस्कार नाविका जी, आपने 3 बहुत अहम शब्दों का उपयोग किया, भारतीय, शरणार्थी और न्याय। पहले मैं भारतीय शब्द पर आ जाता हूं। देखिए, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारा प्रियम्बल है, वो शुरुआत करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में केटी देसाई मेमोरियल में हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एक लेक्चर था, जहां पर उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ ये जो हम है, वी है, इसको ब्रॉड हो जाना चाहिए, इसका जो स्कोप है वो और ज्यादा वाइड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और लोगों को शामिल करना चाहिए इसमें। लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है? वास्तविकता में हम देखते हैं कि इस वी में जैसे मुसलमानों को हटा दिया जा रहा है, उसका एक स्वरूप है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में कोई भी व्यक्ति जो शरणार्थी है, मुसलमानों को छोड़कर उसे जो है एक स्पेशल प्रावधान के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। तो क्या ये कानून केवल शरणार्थियों के लिए है? अगर है तो उसमें मुसलमान शरणार्थी क्यों नहीं हो सकता? अदनान सामी जी ने भी तो भारत की नागरिकता ली है, तो क्या वो मुसलमान होने से शरणार्थी नहीं रहता? क्या वो न्याय के लायक नहीं रहता? हमारे संविधान में आर्टिकल 14 जो है, जो सभी लोगों को इक्वालिटी देता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो नागरिक हो या ना हो, तो क्या ये इसका उल्लंघन नहीं है? मुद्दा केवल ये है कि क्या हम वास्तविकता में शरणार्थियों के न्याय की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात? लोकेश जिंदल जी, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि या तो आप मासूम बन रहे हैं और या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते। सिटीजनशिप एक्ट जो है उसमें मुसलमानों को है प्रोविजन, वो आ सकते हैं, उनके लिए रूल है और मिलता भी रहा है उनको, बल्कि इसके डेटा भी अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, लगभग 20,000 लोगों को मिला है, 4 लाख बांग्लादेशियों को मिला है। आप बात क्या कर रहे हैं? लेकिन सीएए कानून जो पार्टीशन का लेफ्ट ओवर है, उसको लेकर अगर बात करी जा रही है तो आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? और अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, रमजान के महीने का जो कनेक्शन है उससे ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? क्योंकि रमजान के महीना हो या 4 साल पहले की बात हो, आप हर समय से ही आपको प्रॉब्लम होती रहे और आप नाम लगा देते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रहा है। और जब डर का माहौल बनाया जाता है कि अरे अब तो रमजान हुआ था, अब कागज निकालो, अब मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे, माइनॉरिटीज के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये डर का माहौल बिना बात के जो क्रिएट करना है, क्या ये विपक्ष ध्रुवीकरण नहीं कर रहा? नाविका जी नमस्कार। सवाल पब्लिक का है कि जो सरकार 2014 में कह रही थी कि 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन हमारे देश में आ जाएगा, काला धन तो आया नहीं। हमारे देश के अंदर में जिन्होंने, किस लोगों ने कितना चंदा पार्टी फंड में दिया राजनीतिक पार्टियों को, वो एसबीआई बैंक से नहीं पता लगा पाई, तो काला धन कैसे लाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, लाखों लोग यहां से देश की नागरिकता छोड़ के चले गए, उनकी नागरिकता हम क्यों नहीं बचा पाए? और हमारे देश के लोग आज बाहर रोजगार खोजने जा रहे हैं, क्यों? और आप देखिए कि किस तरह से अब दूसरे देशों में, चाहे अमेरिका हो या दूसरे देशों में, हमारे देश के लोग किस तरह से अवैध रूप से घुस रहे हैं, क्यों? रोजगार पाने के लिए ना। तो मेरा सवाल सीधा सा सरकार से है, सरकार ये बताए कि अभी तो हमारे एक पहले वाले प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जो हमारे सिख समुदाय हैं उनका वहां सम्मान नहीं हो रहा है, तो आप अपने यहाँ सिख समुदाय को तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते हैं जब वो धरने पे बैठते हैं, तब आप अपने लोगों का सम्मान कब कर पा रहे हैं? हम पहले से यहाँ पे अपने लोगों को तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं,
तो क्या आप दूसरे लोगों को जो आप लाएंगे उनको भी रोजगार देने की गारंटी ले लेंगे क्या? पहले अपने लोगों का तो पेट भर लो ना। उनको तो आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है कि हम उनका आटा चावल दाल 5 किलो से पेट भर रहे हो। अब बताओ और लोगों को लाके भी उनको भी सबको लाइन में लगाना चाहते हो। कमाल की बात है भैया। इसके मतलब क्या हो गया पता आपको? आपने सारी कोशिश कर ली। आपने कहा सबसे पहले कि प्रभु राम को आप राजनीति में लेके उनका इस्तेमाल करना चाहो, उनके नाम को आप कर नहीं पाए, जनता ने आपको अलाउ नहीं किया। उसके बाद आपने यहां क्या किया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कोशिश की, तब भी जनता आपके साथ नहीं आई। आपने नेता तोड़े, पार्टियां तोड़ी, तब भी जनता आपके साथ नहीं आई। आपने हर हथकंडे अपना लिए, जनता ने आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए आप लास्ट मोमेंट पे चुनाव अब डिक्लेयर होने वाला है, आप सीए लेके आए, लेकिन जनता फिर भी आपके साथ नहीं जाएगी। जनता अपने मुद्दों पे है। चलिए आप तो निश्चिंत हो जाइए कि जनता ने मन बना लिया है और बीजेपी जा रही है, तो आप तो निश्चिंत हो जाइए, आपको डरने की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात ये जो आप बार बार कह रहे हैं आप बाहर से लोगों को ले आएंगे, खाने को कैसे देंगे, नौकरी कैसे देंगे? अरे भैया बाहर से कोई नहीं आ रहा। 2014 से पहले ये लोग यहां आ चुके हैं, आपके हमारे अपने बन चुके हैं, रह रहे हैं, बस उनको नागरिकता का सम्मान नहीं मिला था, वो दिया जा रहा है। लेकिन ये बात या तो आप समझना चाह नहीं रहे या फिर आपके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया है। और गौरव भाटिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये खुराफात है या ये बात समझ में कम आ रही है विपक्षी दलों को? आज इसका पर्दाफाश जरूर कर दीजिए। 30 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी के आपने क्या बोला? मानवता आपकी कहां चली जाती है जब मणिपुर में बच्चियों के साथ अन्याय होता है? मानवता कहां चली जाती है? ये तो बहुत गलत है। अनुराग भदौरिया जी, आप पहले भी 2 मिनट बोले, तब आपको मानवता नहीं याद आई, तब आपको नौकरियां याद आ रही थी। जब नौकरियों का जवाब मिल गया तो मानवता याद आ गई। तो अनुराग भदौरिया जी, अब चलिए मानवता पर 45 सेकंड हो गए, मानवता पर भी जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा अनुराग भदौरिया जी। गौरव भाटिया जी, राजनीति से आप सत्ता की तरफ जा सकते हो, लेकिन देश की जनता होशियार है। इस बार आप देखिए नाविका जी, सबसे पहले क्योंकि इन्होंने मानवता की करी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों का दिल कैसा है। तुष्टीकरण का जो है इन्होंने चश्मा लगाया है दोनों आंखों में, इनका दिल नहीं पसीजता है। यूएन की रिपोर्ट ये कहती है पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू सिख जो बच्चियां हैं उनका जबरन धर्मांतरण होता है। हर महीने 25 जो हिंदू सिख बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन होता है। और कौन सा तरीका है बताइए? अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार आपको ये कहना। आप कोई बैकबेंचर थोड़ी स्टूडेंट है, आप माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कृपया कम से कम रूल्स का उल्लंघन ना करें। राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, प्रवक्ता कैसे राष्ट्रीय हो? नाविका जी गौरव भाटिया जी, एक जिले की पार्टी रह गई है बेचारी। धन्यवाद। तो मैं बता रहा था किस तरह से हिंदू सिख बच्चियां प्रताड़ित की जा रही हैं और उनको अगर हम लोग यहाँ पे नागरिकता देते हैं तो इनको दर्द क्यों होता है। दूसरी बात, इन्होंने न्याय की करी। अभी कांग्रेस के मेरे काबिल छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि न्याय की बात करता है संविधान, तो संविधान में ही सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक नहीं लगाई। तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो मनमोहन सिंह जी की बात सुने और ये लाना आवश्यक था, आप नहीं कर पाए, हमने किया। दूसरी बात, आप बताइए, आप कहते हैं मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया? मैं आपको वजह बताता हूं। जो 3 देश नामित हैं वो तीनों देश मुस्लिम बहुल्य हैं। वहां प्रताड़ित कौन हो रहा है? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। तो इसीलिए आप ये अगर कहें मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र मुस्लिम को प्रताड़ित कर रहा है तो फिर ये तो गजब की एक बात आपने कह दी। और मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं, जब पार्टीशन हुआ उस वक्त 1947 में नाविका जी पाकिस्तान में हिंदू थे करीब 21% और आज है 1.6%। और आजादी के वक्त भारत में जो मुसलमान थे वो 9% थे, आज 14% हो गए। मतलब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं था, भारत में फला फूला। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जब आर्टिकल 370 को संशोधित किया जाता है तो कहते हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
जबकि वो संप्रभुता का मामला है, अखंडता का मामला है। जब ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जाता है तो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिला है। और आज सीए को भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? सवाल आप कई सुप्रीम सारे कोर्ट हैं और में पब्लिक भी विश्वास पूछ रही है सवाल। पब्लिक के सवाल